Assalamu alaikum everyone and welcome to new video of Amazon private label business. I hope you have understood the previous lecture very well. So today my lecture is product research or product hunting. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक प्रोडक्ट होना ज़रूरी है जिसको सेल करके प्रॉफिट बना सकें। तो जो पहला स्टेप प्राइवेट लेबल बिज़नेस का हम सीखेंगे उसे प्रोडक्ट हंटिंग और इंटरनेशनल ज़बान में उसको प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। अब प्रोडक्ट रिसर्च की डेफिनेशन क्या है या हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। द ईजीएस्ट एंड मोस्ट रिकमेंडेड वे टू गैदर प्रोडक्ट आइडियाज इज़ टू यूज़ अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स। अब आ जाता है कि हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट। देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स इन मार्केट, बट हम जो टूल यूज़ करेंगे उनके नाम हैं जंगल स्काउट एंड हिनियम 10। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हमने इन दो टूल्स को इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट लेबल के लिए जो भी प्रोडक्ट हंट करनी है हम इन टूल को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट को हंट करेंगे। इन टूल्स के ज़रिए जो भी डाटा मिलता है हमने अपना एक क्राइटेरिया डिज़ाइन किया होता है कि जो प्रोडक्ट का आइडिया हमें मिला है हम उस प्रोडक्ट को अपने क्राइटेरिया के साथ मीट करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता हो तो हम इस प्रोडक्ट को विनिंग प्रोडक्ट कह सकते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो क्राइटेरिया डिज़ाइन किया होता है वो बेस अपॉन आवर एक्सपीरियंस होता है। हमने बहुत सारी प्रोडक्ट लॉन्च की, कुछ सक्सेसफुल हुई, कुछ अनसक्सेसफुल हुई। डेफिनेटली सक्सेस एंड फेलियर अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो इनकी बेस पर हम एक क्राइटेरिया डिज़ाइन कर लेते हैं कि इस तरह की जो प्रोडक्ट होती हैं उसकी मार्केट में सक्सेसफुल चांसेस ज़्यादा हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का हर बिज़नेस सप्लाई और एंड डिमांड पर वर्क करता है। सप्लाई का मतलब है एक चीज़ को बेचने वाले कितने हैं, और डिमांड का मतलब है कि एक चीज़ को ख़रीदने वाले कितने हैं। तो हमें डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इसको बेचने वाले कम हैं। जितने बेचने वाले कम होंगे हमारे लिए कंपटीशन कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 लोग ख़रीदने वाले हैं और 50,000 बेचने वाले हैं, तो डेफिनेटली ऐसी प्रोडक्ट को सेल करना तो बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर 500 बेचने वाले हैं और 50,000 ख़रीदने वाले हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन कम है या मॉडरेट है। या तो हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसमें हाई डिमांड हो और कंपटीशन या तो कम हो या मॉडरेट हो। नाउ वी विल डिस्कस प्रोडक्ट वैलिडेशन। अब प्रोडक्ट वैलिडेशन का मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा शॉर्ट बताया था, तो अब तफसीलन देखते हैं कि प्रोडक्ट वैलिडेशन क्या होती है। तो सबसे पहले क्या है, रिव्यूज़। अब हम लोग जो भी अब ये 12 कंपोनेंट रिव्यूज़ और जो कुछ भी आगे जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती होंगी वो सिर्फ क्राइटेरिया मैं आपको यूएस का बताऊंगी। यानी कि अगर यूएस में हमने अमेज़ॉन पे बिज़नेस करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया क्या है। अगर हम यूके में करते हैं तो फिर ये क्राइटेरिया नहीं होगा, उसका और होगा। अगर हम यूएई में करते हैं, अगर हम के में करते हैं तो वो उन सारों का क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो ओनली यूएसए मार्केट का हम करने लगे हैं। अब रिव्यूज़ क्या होते हैं। जब एक चीज़ परचेज़ की जाती है तो उसके कस्टमर उसको रिव्यूज़ देता है, अपना फीडबैक देता है। ई कॉमर्स में रिव्यूज़ बहुत काउंट होते हैं, बहुत मैटर करते हैं। तो जब कस्टमर देखता है कि किसी बंदे ने इसको कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं उसकी बेस पर वो अपना बाइंग डिसीजन बनाता है। तो अगर एक प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं डैट्स मीन कस्टमर आपको लिफ्ट ही नहीं करवाएगा। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर सिर्फ रिव्यूज़ को ही नहीं देख रहा होता, वो प्रोडक्ट को भी देख कर भी परचेज़ कर रहा होता है कि इसकी ऑफ़र अच्छी है, इसकी प्राइस अच्छी है।
तो अगर फर्स्ट पेज पर टॉप 20 में कम से कम 3 सेलर ऐसे मौजूद हैं जिनके रिव्यूज़ 500 से कम हैं, डैट मीन आप इस प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इसके लिए भी जिनके रिव्यूज़ कम हैं, क्योंकि अगर हाई रिव्यूज़ वाले ही टॉप 20 में हों, डैट मीन्स के कस्टमर सिर्फ वहाँ यहाँ पर उन लोगों से परचेज़ कर रहा है जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। तो हमारे लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा बैरियर होगा एंट्री करने के लिए, कि वहाँ हम सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। अगर ये तमाम टॉप 10 में तमाम सेलर के रिव्यूज़ हाई होंगे तो वहाँ हमारे चांस नहीं होते, फिर हमारा वहाँ पे मुश्किल होता है सक्सेसफुल होना। हमने हमेशा वो लिस्ट सेलेक्ट करनी होती है जहाँ पे हाई रिव्यूज़ के साथ साथ कुछ सेलर ऐसे हों, थ्री सेलर ऐसे हों टॉप 10 में जिनके रिव्यूज़ लेस देन 400 हो, क्योंकि हाई रिव्यूज़, मोर कंपटीशन, मोर एडवर्टाइजमेंट के जितने ज़्यादा रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे, ज़्यादा वो उसी के सेलर के रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे जो कि पुराना होगा और सही इस्टेब्लिश होगा और कुछ उसके टाइम लगा होगा कि उसके रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे। फिर उसके साथ हमें कम्पीट करना, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है फिर हमें अपनी प्रोडक्ट की। तो इसलिए हमने फिर वो लिस्ट देखनी होती है जिसमें रिव्यूज़ कम हों, फिर हमारी वहाँ गुंजाइश बने कि नया सेलर वहाँ पे अपना सेट होने के लिए उसे जगह मिले और वो सेट हो सके। अब नेक्स्ट आ जाता है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम जो कि डिमांड के साथ लिंक करता है। एक चीज़ की डिमांड से पता चलता है कि उसकी नंबर ऑफ़ कस्टमर कितने हैं, यानी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए हमने ये भी देखना होता है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। अगर यूएसए की मार्केट है तो सर्च वॉल्यूम मोर देन 10,000 होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मार्केट है और सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा रिक्वायर होता है। मोर सर्चेस, मोर बायर, मोर सेल, यानी कि जितने ज़्यादा लोग सर्च कर रहे होंगे वो हम उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये बहुत सारे लोग इसको ख़रीदना चाह रहे हैं। देखें, जब हम कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं हम उसको सर्च करते हैं ना, तो जितनी ज़्यादा सर्च होगी उतनी ज़्यादा सेल होगी। अब आ जाती है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है कि जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसकी मार्केट में प्राइस क्या है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो हमारे लिए मुश्किल होती है कि प्रॉफिट मार्जिन बनाना, क्योंकि आपको आगे जाके अमेज़ॉन की मार्केटिंग के लिए पीपीसी करनी होती है। इसमें अमेज़ॉन आपसे फ़ी चार्ज करता है, फुलफिलमेंट की फ़ी चार्ज करता है, आपको फीसिस की फुलफिलमेंट कॉस्ट आ जाती है, और वो हमें सोर्सिंग की क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेट करके। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो चांसेस हैं कि प्रॉफिट मार्जिन भी कम होंगे। तो प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होने चाहिए, हम चाहते हैं कि हम अच्छे मार्जिन हों। तो हमें एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसकी मार्केट में प्राइस चल रही है, जो प्राइस चल रही है कम से कम $11.99 से $39.99 के दरमियान हो। अगर इससे कम हो तो प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर 39.99 से ज़्यादा होगी तो ऐसी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होनी चाहिए होती है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, डैट मीन्स जो आपका बजट है वो भी ज़्यादा रिक्वायर होता है। अब आ जाता है कंपीटिंग प्रोडक्ट। कंपीटिंग प्रोडक्ट में ये देखा जाता है कि हाउ मैनी सेलर यू कैन गोइंग टू कम्पैट विद, यानी अगर कंपीटिंग प्रोडक्ट ज़्यादा होंगी तो रैंकिंग के लिए, पीपीसी के लिए बजट भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमेशा ये देखा जाता है न्यू सेलर के लिए। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना वो न्यू सेलर की, न्यू सेलर कैसे अपनी जगह बनाए पुराने सेलर में जो कि ऑलरेडी पहले वो कर रहे हैं। तो न्यू सेलर के लिए जितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट कम होगी उतना उसे थोड़े बजट में भी उसका काम हो सकता है, यानी कि वो मार्केट में बैठ सकता है और उन सेलर के साथ जा सकता है जो कि ऑलरेडी पुराने बैठे हुए हैं।
लेकिन अगर हम कंपीटिंग प्रोडक्ट को देखें, अगर कंपीटिंग प्रोडक्ट ज़्यादा है, यानी 5000, 10,000, 20,000 वाली कोई ऐसी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, जब हम उसको सर्च करते हैं टूल यूज़ करने के बाद, तो हमें पता चलता है कि इसकी तो कंपीटिंग प्रोडक्ट 10,000 है, 6,000 है। तो वो फिर हमारे लिए बजट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है फिर उसके लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट होगी उसका पीपीसी जो हम करेंगे रैंक करने के लिए, उस पीपीसी का बजट भी बहुत ज़्यादा होता है, वो फीस ज़्यादा लेता है फिर हमसे अमेज़ॉन। अब आ जाता है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है कि देयर मस्ट बी एट लीस्ट 5 सेलर एट फर्स्ट पेज मेकिंग मोर देन 10,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर पर मंथ। कि अगर आप यूएसए में काम कर रहे हो तो आपने ये कंफर्मेशन करनी है कि मैं जो प्रोडक्ट देखने जा रही हूँ इसमें $10,000 से ज़्यादा रेवेन्यू बनाने का पोटेंशियल मौजूद है। क्योंकि 10,000 जिस तरह हमारा प्राइस का है कि प्राइस अगर कम रखेंगे 11.99 से तो हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, और अगर हम $39.99 से ज़्यादा रखेंगे तो हमें बजट बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। इसी तरह रेवेन्यू में भी ये है कि हमने मस्ट देखना होता है कि जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जो ऑलरेडी सेलर बैठे हुए हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर तो टॉप 10 में 5 सेलर ऐसे हैं कि वो 10,000 से मोर देन रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो फिर हमें वहाँ पे ज़्यादा चांस होते हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो फिर हम भी इतना कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और हमारा भी इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। और सपोज़ कि अगर वो फर्स्ट पेज की जितनी लिस्ट आती है अगर उसमें 5 से ज़्यादा सेलर ऐसे हैं, यानी कि 10 सेलर ऐसे हैं, 8 सेलर ऐसे हैं, 15 सेलर ऐसे हैं जो कि मोर देन 10,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा चांस हमारे ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि हम ज़्यादा वहाँ पे जाके सेट हो जाएंगे, यानी कि हमारा भी बहुत जल्द 10,000 से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब आता है कि अमेज़ॉन एज अ सेलर। अमेज़ॉन एज अ सेलर शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम इन टॉप 10। बस इसका सिंपल सा यही है इसको एक्सप्लेन करने का, बस टॉप 10 के जो आपके लिस्ट आती है जब हम टूल यूज़ करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं और उसके बाद वो सारा डेटा अमेज़ॉन हमें दिखाता है स्क्रीन पे, तो उस स्क्रीन पे जितने सेलर शो हो रहे होते हैं उन सेलर में अमेज़ॉन 3 से ज़्यादा दफ़ा ना हो, 3 से ज़्यादा दफ़ा अगर वो उस लिस्ट में बैठा हुआ है तो फिर समझें कि वो सारी सेल जितनी भी होगी वो अमेज़ॉन को जाएगी, बाकी सेलर्स को थोड़ी मिलती रहेगी और मोस्टली ज़्यादा ह्यूज सेल जो है वो अमेज़ॉन में जाएगी। तो इसलिए हमें ये भी देखना होता है कि जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जब हम लोग टूल के ज़रिए डाटा निकालते हैं तो उसमें अमेज़ॉन कितनी दफ़ा बैठा हुआ है। अब ब्रांड नॉमिनेशन का भी यही है जो कि अमेज़ॉन का है कि अगर कोई इसी तरह के हमारा जो डाटा हमें मिलता है सेलर जो हमें लिस्ट बन के आते हैं हमारे सामने कि हमने उनमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी होती है, तो उसमें ये होता है अगर तो अमेज़ॉन 3 से ज़्यादा दफ़ा है तो वो भी हमारे लिए उसको मीट करना पॉसिबल नहीं होता। और फिर दूसरा ये होता है कि ब्रांड डोमिनेशन भी ना हो, यानी कि कोई एक ब्रांड भी उस लिस्ट में 3 से ज़्यादा दफ़ा ना बैठा हो। समटाइम तो ऐसा होता है कि एक ब्रांड 3 दफ़ा है, फिर कोई और एक और ब्रांड भी 3 दफ़ा है, फिर कोई एक और ब्रांड भी 3 दफ़ा है। अगर इस तरह ब्रांड डोमिनेशन यानी कि ये 2-3 ब्रांड अगर 2-3 दफ़ा बैठे हुए हैं तो वहाँ पे भी हमें नहीं घुसना चाहिए, वहाँ पे भी हमें सेल नहीं मिल सकती और हम लोग लॉस में जाएंगे। इस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। फिर प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। अब बात आती है कि ट्रेंडी और सीजनल की, कि प्रोडक्ट एवरग्रीन होनी चाहिए। एवरग्रीन क्या मतलब है? एवरग्रीन का मतलब यह है कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो ऑल ईयर हमें हमारा बिजनेस करे। हमारी सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ट्रेंडी प्रोडक्ट वो होती हैं जो किसी एक सीज़न में चल रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेस मास्क, एक टाइम के लिए इसका पीक था
दोबारा ये डेड हो गई। और ये प्रोडक्ट वो होती हैं कि किसी ने छक्का लगाना होता है तो वो लगा सकता है, लग गया तो लग गया, चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। तो ये हमें कोई पता नहीं होता कि इनकी डिमांड कब नीचे आ जाती है। तो बेहतर यही होता है कि ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड किया जाए जो ट्रेंडी हो। इसी तरह सीजनल प्रोडक्ट का भी होता है कि गर्मियों की गर्मियों में और सर्दियों की सर्दियों में पूरा साल नहीं होती। गर्मियों में देखें ना, अरूज पे एक ही महीना जाती हैं, और सर्दियों का भी एक ही मंथ होता है, या चलिए 2 मंथ होता है पूरे साल के लिए। तो अब सॉक्स नहीं, गर्म सॉक्स नहीं ना होती, स्वेटरें, कोट, ये पूरा साल तो नहीं बिकता, ये तो सीज़न होता है उसमें होता है। इसी तरह वैलेंटाइन डे, ईद की चीज़ें जो ईद से रिलेटेड होती हैं, 14 अगस्त की चीज़ें, ये सब प्रोडक्ट सीजनल है, ये सारा साल बिजनेस नहीं देती। अब आ जाता है वेट एंड साइज़। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त वेट एंड साइज़ भी देखा जाता है। आपसे अमेज़ॉन फुलफिलमेंट फ़ी चार्ज करता है, और आपके प्रोडक्ट का वेट और साइज़ अगर ज़्यादा है तो अमेज़ॉन आपसे फुलफिलमेंट फ़ी ज़्यादा चार्ज करेगा। तो हमने मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट का वेट 5 पाउंड के अंदर हो और इसका साइज़ स्टैंडर्ड हो। अमेज़ॉन ने प्रोडक्ट के साइज़ को भी डिवाइड किया हुआ है ओवर साइज़ में और स्टैंडर्ड साइज़ में। ओवर साइज़ वालों से वो ज़्यादा फ़ीस चार्ज करता है और स्टैंडर्ड साइज़ वालों से नॉर्मल फ़ीस चार्ज करता है। ये कैसे कैलकुलेट होती है, ये हमने सोर्सिंग क्लास में सीखनी है। इंशाल्लाह सोर्सिंग क्लास में ये हम सीखेंगे कि वो कैसे हमसे फ़ी चार्ज करता है, साइज़ वाइज या वेट वाइज। अब प्रोडक्ट, किन प्रोडक्ट से हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनको हमें अवॉइड करना होता है। फलजाइल जो होते हैं या ग्लास नेचर के होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूट जाते हैं, और फिर इसमें है हमारा एज ए सेलर हमारा ही नुकसान होता है। और साइज़ की वेरिएशन डिफरेंट किस्म की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्कूल शूज़ सेल करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि हम स्कूल शूज़ सेल करते हैं, तो अब सारे यूएसए में सब बच्चों का स्कूल साइज़ एक तो नहीं है, हर बंदे का अपना अपना स्कूल का साइज़ है। तो फिर आपको हर साइज़ के जूते उस कंट्री का, तो फिर आपको हर साइज़ का ना जो उस कंट्री का है वो लॉन्च करना पड़ेगा। तो अगर एक साइज़ पर $10,000 to $15,000 लग रहा है, तो फिर मल्टीपल साइज़ में तो $1,00,000 आराम से लग जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में बजट ज़्यादा फिर चाहिए होता है। तो फिर वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में जा सकते हैं, सपोज़ कि अगर आपके पास बजट ज़्यादा है। तो इसलिए फिर ये हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इस तरह जो मुख्तलिफ़ साइज़ के हों आप उसमें जाएँ, क्योंकि एज ए न्यू सेलर हमें थोड़ा छोटा काम करना चाहिए जो हम इजीली, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो हमें इजीली हमारे लिए आसानी हो और हम आराम से कर सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं कि साइज़ में पर बहुत सारी फ़ी हमें चार्ज करनी पड़ती है। तो इसलिए जो रिकमेंड होता है कि आप वेरिएशन में ना जाएं, ओवर साइज़ में भी ना जाएं। तो वेपन इस तरह के कोई चाकू कुछ इस तरह का ये भी अवॉइड करें कि एज ए न्यू सेलर इन चीज़ों को भी आप ना करें, क्योंकि इन चीज़ों में अमेज़ॉन स्टार्ट में सेलर को थोड़ा ना बहुत स्टिकी भी लेता है। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।